ये सारा कैप निकल ही गया। हो गया ना? हो गया स्टार्ट। हेलो। 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 आवाज क्लियर आ रही है फ्रेंड्स मेरी? रागनी में। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? कमेंट कर दो ना, वो कहाँ पे? हेलो। लास्ट टाइम हम लोग तो पहुंचे थे, लास्ट टाइम जो डिस्कशन किए थे उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। लास्ट टाइम हम लोग लास्ट जो पढ़े टॉपिक बाबर, बाबर के बारे में पढ़े थे। बाबर का मकबरा ये कहाँ पे, कोई बताएगा आंसर? बाबर का मकबरा मतलब बाबर को दफनाया कहाँ पे गया? काबुल। हाँ, कहाँ पे दफनाया गया? काबुल। लास्ट बाबर के बाद आएगा कौन? बाबर का बेटा कौन? कमेंट सेक्शन में। हाँ, काबुल अफगानिस्तान में हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं। अच्छा, बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके साथ हुआ था? पानीपत का फर्स्ट प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत
पहला किसके किसके साथ हुआ था? हुमायूं? नहीं नहीं, इब्राहिम लोदी और बाबर, हाँ नहीं बोले, इब्राहिम लोदी और किसके साथ हुआ है? बाबर के साथ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं क्यों फेमस था हुमायूं वैसे? हाँ, इसका दो टाइम पीरियड मिलता है अगर आप लोग देखोगे तो, 1530 से लेके 1540, और उसके बाद आप लोग देखोगे तो 1545 से ले मतलब 1555 से लेके 1556, दो टाइम पीरियड मिलेगा। अच्छा, हुमायूं का मीनिंग कोई बताना चाहेगा? हुमायूं का एक्चुअली मीनिंग होता है भाग्यवान। भाग्यवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाकई में किस्मत का बहुत धनी था ये। और दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो हुमायूं का अगर हम लोग दूसरा मीनिंग देखेंगे तो ये ज्योतिष पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था। मतलब इनको लगता था कि ज्योतिष 7 दिन के अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। जैसे थर्सडे को ये ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं पहनता था। मतलब किस दिन कौन से कलर का ड्रेस पहनना वो भी डिसाइड किससे होता था? तो किससे? ये ज्योतिष लोग बताते। तो मतलब ज्योतिष ज्योतिष पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था, किस्मत पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। तो ये हुमायूं इसका काम था। हुमायूं का जो वो, अब बाबर का हालांकि बेटा था, पर बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना, एक काबिल पिता के पीछे हमेशा उसका एक नालायक बेटा आ जाता है। सेम वही कहानी यहाँ पे भी। मतलब अपन जितना भी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें पापा अगर उसके टैलेंटेड है तो बेटा उसका नालायक निकल जाता है। तो इसमें भी वही था। मतलब बाबर जितने टैलेंटेड थे, हुमायूं उतना 1% भी नहीं निकल पाया, क्योंकि उतना इनकी कैपेबिलिटी थी नहीं। हाँ, हुमायूं का जो फर्स्ट वॉर हुआ अगर देखोगे, फर्स्ट वॉर जो हुआ था कालिंजर पे हुआ था, जो इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, बट सेकंड वॉर इसका इंपॉर्टेंट था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चुनार। 1532 में हुआ था ये यहाँ पे ये चुनार ना, बैटल ऑफ चुनार, बैटल ऑफ चुनार। अब देखो ये चुनार ये है क्या चुनार? मतलब देखोगे तो यहाँ पे, मतलब ये वाला इलाका, यूपी वाला जो इलाका है, यहाँ के जो राजा थे उस समय कौन हुआ करते थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी यहाँ की क्या हुआ करते थे? राजा। हाँ, इस समय इन्होंने, हुमायूं ने किसको हराया था सबसे फर्स्ट टाइम? शेर शाह सूरी को हराया था। शेर शाह सूरी को हराया था। और इस तरह आप लोग देखोगे, नोटिस करोगे तो ये पहला युद्ध था जो शेर शाह सूरी हारा। अब होता ये था, हुमायूं जिस भी इलाके को जीतता था वापस उस राजा को दे देता था उस राज्य को, और बोलता था अब तुम राजा की तरह काम नहीं करोगे, मेरे गवर्नर की तरह काम करोगे। मतलब हर साल के साल मेरे को क्या दोगे? टैक्स दो। तो ये हमेशा होता था हुमायूं के साथ। और यही सबसे बड़ी क्या थी इसकी गलती थी, या फिर ये बोल सकते हैं यही इसका सबसे बड़ा क्या था? ड्रॉबैक। अब इसी का फायदा जो उठाया, किसने उठाया? शेर शाह सूरी ने उठाया। उसको पता चल गया कि यार हुमायूं ऐसे ही है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब 4-5 साल तक तो बराबर हुमायूं को टैक्स दिया। 6-7 साल बाद अगर देखोगे, मतलब 7 साल बाद अगर देखोगे तो क्या हुआ? शेर शाह सूरी इंटरनल अपना सैनिक स्ट्रॉन्ग कर लिया और अपनी शक्ति बढ़ा ली। वो जान लिया था कि हुमायूं से मेरे को क्या पाना है? मुक्ति पाना है, और हुमायूं को हटा के क्या करना है? वापस अगेन भारत का राजा बनना है। ये प्लानिंग कर लिया था शेर शाह सूरी। और इसलिए 7 साल बाद कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ चौसा। तो 7 साल बाद देखोगी तो कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा। चौसा, बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, ये कब हुआ था आपका? तो 1539। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1539 में हुआ था।
बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं के बीच। हाँ, इस युद्ध में याद रख लेना, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में घमासान युद्ध हुआ था, और जिसमें कौन जीत गए थे? हमारे शेर शाह सूरी फाइनली इस युद्ध को जीत गए। हुमायूं जान बचाने के लिए कहाँ पे कूद गए थे? हुमायूं जान बचाने के लिए नदी में कूद गए थे, और इसकी जो जान बचाई थी किसने बताई थी? निजाम नामक एक भिश्ती, मतलब निजाम नामक एक मछुआरा था जिन्होंने इनकी क्या बचाई थी? जान बचाई थी। और उसके बाद याद रख लेना, हुमायूं ने निजाम नामक एक व्यक्ति को एक दिन का दिल्ली का क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। तो इस तरह से चौसा का युद्ध हुआ। हाँ, ये याद रखना, चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी के पास कौन कौन सा इलाका आ गया था? तो कभी कभी पूछ लेते तो कौन कौन सा इलाका आ गया था? बंगाल और एक बिहार का इलाका आ गया था। मतलब कभी कभी पूछता है डिटेल में, अगर पूछेगा तो कौन सा इलाका आ गया था? बंगाल और एक बिहार का इलाका आ गया था। ठीक है, तो दो इलाका कौन सी युद्ध के बाद आ गया था? बैटल ऑफ चौसा के बाद आ गया था इनके पास। अब हुमायूं बोला कि यार बंगाल और बिहार ठीक है जाने दो, पर मेरे पास कौन सा इलाका है? मतलब दिल्ली वाला तो इलाका है, दिल्ली आगरा का इलाका तो है। तो अल्टीमेटली ये हुआ, इधर हुमायूं एंजॉय करने लगा और जान बचगी करके, और इधर क्या हुआ? शेर शाह सूरी और सैनिक सहायता स्ट्रॉन्ग किया, और फाइनली देखोगे तो कौन सा युद्ध किया इसके बाद? बैटल ऑफ बिलग्राम, ये इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा 1540, जस्ट एक साल बाद, ये वाला इलाका। बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज, हाँ। कब हुआ था ये? 1540। किसके किसके बीच? तो शेर शाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? हुमायूं। ठीक है? हाँ, इसमें याद रखना शेर शाह सूरी जीत गए थे अगेन। और शेर शाह सूरी, कभी कभी डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछता है? शेर शाह सूरी को दिल्ली और आगरा का इलाका कौन से युद्ध के बाद मिला? तो कौन से युद्ध के बाद मिला? बैटल ऑफ कन्नौज। दिल्ली और कौन सा इलाका आ गया था इनके पास? आगरा। तो दिल्ली और आगरा का इलाका आ गया था। हुमायूं जान बचाने के लिए कहाँ भाग गए थे? ईरान। ईरान देखोगे तो ईरान में ही राजा वीर साल का क्या मतलब, ईरान ईरान में कहाँ भाग गए थे? राजा वीर साल के महल में भाग गए थे। और यही फाइनली देखोगे तो किसका जन्म हुआ था? अकबर। मतलब यहाँ पे देखोगे तो ईरान चले गए थे, ये वाला, यहाँ पे है कंट्री ईरान। ठीक है, यहाँ पे चले गए थे। अब फाइनली देखोगे तो ईरान में अकबर का जन्म हुआ, और 15 साल तक देखोगे, 10 12 15 साल देखोगे तो हुमायूं घुमक्कड़ की तरह जिंदगी जिया। मतलब हुमायूं का बेटा हो गया था अकबर, बट ये जंगलों में रहता था। ईरान में भी देखोगे तो राजा वीर साल ने इन्होंने महल से निकाल दिया था, क्योंकि राजा वीर साल के सैनिक और हुमायूं के सैनिक में विरोध हुआ, और जिसके कारण राजा वीर साल जो है उनको हटा दिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब ईरान तो चले गए थे, ईरान के बाद देखोगे तो हुमायूं घुमक्कड़ की तरह मतलब जंगलों में जीवन बिताया, और जिसके कारण अकबर का जन्म हुआ, और अकबर ने 13 14 साल तक वहीं बिताया, जिसके कारण अकबर का पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनपढ़ शासक कौन था? तो अनपढ़ शासक अगर देखोगे तो कौन थे? हमारे अकबर, पढ़े लिखे नहीं थे। तो स्टार्टिंग में देखोगे तो थोड़ी सी जानवर टाइप प्रवृत्ति थी, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का उनका वो था, रवैया था। हालांकि उनकी लाइफ में जोधाबाई आई तो उनके जीवन में बहुत सारा क्या हुआ? बदलाव हुआ। एक्चुअल जोधाबाई भी उनका नाम नहीं था, विवादित है ये भी। एक्चुअल जो उनकी वाइफ का नाम था क्या था? हरकावर। अब मूवी में हम लोग देखते हैं तो जोधाबाई लिखा रहता है, पर जोधाबाई एक्चुअल में देखोगे तो जहांगीर की वाइफ रहती है। मतलब अकबर की क्या रहती है? वो बहू रहती है, और अकबर की एक्चुअल वाइफ जो थी वो कौन थी? हरकावर। अब खैर वाइफ वाइफ का ब्लड रिलेशन पूछता नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हाँ, आगे जाके देखोगे तो अकबर घुमक्कड़ की तरह मतलब जंगलों में जीवन बीता। हाँ, अकबर का जो पालन पोषण की थी कौन की थी? तो वो महाम अंगा उंगा क्या की थी? भविष्य में पालन पोषण की थी। अब ये हो गया था, 14 साल 15 साल निकल चुका था। अब हुमायूं जंगलों में जीवन बिता रहे थे ईरान के पास। अब हुमायूं फिर एक बार ज्योतिष को हाथ दिखाया कि भविष्य है कि नहीं, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो एक ज्योतिष ने कहा तुम्हारे यहाँ तुम्हारे हाथों में राजयोग है, मतलब तुम्हारे पास राज्य का एक वो है, मतलब राजा बनने के पूरी योग्य है। तब देखोगे तो हुमायूं तब देखोगे तो हुमायूं फाइनली राजा बनने के योग्य है। तो उन्होंने ज्योतिष से बोला था कि राजा बनने योग्य नहीं, राजपाट था मेरे पास वो, पर चले गया, भविष्य में अब मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं।
तब उन्होंने कहा था कि आप एक बार और ट्राई करो और एक बार फिर आक्रमण करो दिल्ली में, और आपको क्या मिलेगा, फिर से वापस शासन मिल जाएगी, गद्दी मिल जाएगी। तो ये याद रखना 1540 से 1555 में कौन शासन किया, तो कौन कर रहे थे, शेर शाह सूरी और उनके वंशज लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली में शासन कर रहे थे। ये मुगल नहीं थे, ये बीच में आए, है ना। अब देखो 15 साल तक अल्टीमेटली जो शासन कर रहे थे कौन, शेर शाह सूरी, मतलब इनके वंशज लोग शासन कर रहे थे। और इस तरह से देखोगे तो 15 साल बाद हुमायूं को किसी ज्योतिष ने बोला कि यार तुमको फिर से दिल्ली में आक्रमण करना चाहिए और तुमको क्या मिल जाएगा, वापस ये इलाका मिल जाएगा। अब दिक्कत ये था, हुमायूं के पास खुद की सेना नहीं थी। राजा वीर साल, मतलब ईरान में राजा वीर साल के महल गए, बोले मेरे को एक मौका दो और मैं क्या करूंगा, मतलब वापस इंडिया में आक्रमण करूं। तो बोले ठीक है तुम ले जाना सैनिक, मैं तुमको मदद कर दूंगा। तो राजा वीर साल के सैनिकों की मदद लिए हुमायूं फाइनली आए। और कौन सा युद्ध हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा युद्ध, दो युद्ध हुआ था, हमेशा याद रखना, 2 या 3 महीने के गैप में था। 1555 में दोनों युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, और दूसरा युद्ध बोलते हैं बैटल ऑफ सरहिंद। और जिसमें इन्होंने किसको मारा था, शेर शाह सूरी के बेटे को मारा था, मतलब किसको, सिकंदर सूर। हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हाँ जी, ये 1555 में हुआ था ना ये युद्ध, 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। हाँ ये हुआ था शेर शाह सूरी और किनके बीच में हुआ था, तो किनके बीच में हुआ था ये, सॉरी ये हुआ था सिकंदर सूर और किसके बीच में हुआ था, सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच। हाँ ये युद्ध कौन जीत गया था, ये युद्ध कौन जीते थे, तो हुमायूं। हाँ इसके बाद देखोगे 3 महीने बाद फिर हुआ था, जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक है। ये हुआ था सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं ने फाइनली किसको मारा था, सिकंदर सूर की हत्या कर दी थी। अब आप लोग को ये लग रहा होगा यार शेर शाह सूरी कहाँ चले गए। शेर शाह सूरी का स्टोरी थोड़ा सा बताऊंगा। शेर शाह सूरी एक्चुअली 1540 में राजा बने। बट क्या हुआ, जब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हो रहा था। हम्म, तो अगर आप लोग देखोगे तो कौन सिकंदर सूर की मैं बात करूं तो सिकंदर सूर शेर शाह सूरी राजा बने थे 1540 से 1545 राजा बने थे। बट क्या हुआ था, उनका ग्रैंड ट्रंक रोड बनाते टाइम बम से ब्लास्ट हुआ था और उनका क्या हो गया था, मतलब उनकी डेथ हो गई। हाँ कभी कभी पूछ लेता है सिकंदर मतलब शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे, तो सासाराम, मतलब कहाँ पे, बिहार। तो ये एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी और कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं। हाँ हुमायूं के बाद हुमायूं को वापस दिल्ली की गद्दी मिली 1555 में। और फाइनली हुमायूं की डेथ हो गई थी कहाँ पे, दिल्ली में। मतलब हुमायूं का अगर मकबरा आप देखोगे तो कहाँ पे, तो दिल्ली। दिल्ली मतलब मकबरा देखोगे हुमायूं का, कभी कभी पूछ लेता है मकबरा कहाँ पे, तो दिल्ली। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो कहाँ पे, सासाराम बिहार। ठीक है। तो जो भी डाउट रहेगा इसको लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, छोटा छोटा जो डाउट है। हाँ इसके बाद मैं बताता हूँ
हाँ ये हो गया हुमायूं। हुमायूं के बाद आप लोग के हुमायूं के बाद जो अगला राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर का आपको मालूम है टाइम पीरियड? लिख देता हूँ मैं आप लोग को, सॉरी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी टाइम पीरियड मिलता है इनका 1540 से 1545। बस इसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है, ग्रैंड ट्रायंग रोड का निर्माण किसने किया था? तो किसने? शेरशाह सूरी ने। हाँ, इसका मकबरा कहाँ पे है? तो कहाँ पे है इनका मकबरा? सासाराम। सासाराम मतलब बिहार। सासाराम मतलब कहाँ पे इनका? बिहार। ठीक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। बाकी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, बाकी और कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं। हाँ, इसके बाद देखोगे तो इनके बच्चे लोग, मतलब देखोगे तो सिकंदर सूर लोग क्या किए थे, अल्टीमेटली शासन किए थे। मच्छीवाड़ा के युद्ध में फाइनली इनको मारा गया। एक्चुअली आप लोग को जो है ना, इतना डिटेल में पूछता नहीं है। मतलब अगर आप लोग बोलोगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में बोल रहे हैं तो बता दूंगा मैं आपको, बट इतना पूछेगा नहीं। हाँ, अब आ जाते हैं कौन सा, शेर शाह सूरी के बाद अगले राजा बनेंगे कौन हमारे? अकबर। अकबर, अकबर के बारे में बताता हूँ मैं आप लोग को। अकबर, ठीक है। इनका टाइम पीरियड मिलता है, लंबे समय तक शासन किए थे ये, राष्ट्रीय राजा के रूप में फेमस हुए थे ये 1556 से 1605। अकबर इंपॉर्टेंट है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ना, भक्ति और सूफी मूवमेंट बता दूंगा मैं आप लोग को। आप लोग को आउटलाइन दे दूंगा ताकि आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। वैसे टफ नहीं है उतना, हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको करा दूं। ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग अकबर। अकबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है और अकबर से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अब हुमायूं 1556 में इनकी डेथ हो गई थी, कहाँ पे दफना दिया गया था, मतलब ये। अगर देखोगे तो ठीक है जी, आप लोग बोल रहे हैं मॉडर्न। मॉडर्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडवल और मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे। एशियंट करेंगे। टाइम बचा तो हम लोग क्या है, भक्ति और सूफी को एक बार देख लेंगे, ऊपर ऊपर उसको देख लेंगे। ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक तो मुगल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद देखोगे मॉडर्न में, देखोगे तो मॉडर्न में दो ही पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। एक तो कैसे कैसे ब्रिटिश लोग आते हैं, कि कैसे कैसे गुलाम बनाते हैं, 1857 की रिवोल्ट कैसे होती है, फिर उसके बाद देखोगे तो महात्मा गांधी कैसे आते हैं 1915 में, और कैसे कैसे फिर देश का शासन करते हैं, और उसके बाद भारत को कैसे आजाद कराते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। तो इन अच्छा है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, अकबर के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अब देखो, हुमायूं राजा तो बन गया था 1556 में। देखोगे तो जो उनका लाइब्रेरी था, मतलब दीन पना भवन जिसका बोलते हैं, लाइब्रेरी से सीढ़ियों से गिरा और फाइनली उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद देखोगे तो दिल्ली में इनको दफनाया गया था हुमायूं को। अब देखो, इस समय देखोगे ना तो अकबर को कहाँ का गवर्नर बनाए थे, तो कहाँ का? पंजाब। मतलब उस समय पंजाब को हम लोग भटिंडा बोलते थे, भटिंडा के गवर्नर थे अकबर। और अकबर का जिंदगी कैसा चल रहा था, लाइफ स्टाइल कैसा चल रहा था, तो अकबर, अकबर को देखोगे तो बैरम खां मतलब उनके अंग रक्षक थे, और इस समय अकबर देखोगे तो 13 साल के थे, 13 ईयर्स के थे, छोटे थे बहुत। अब हुमायूं का पता चला कि यार सडनली डेथ हो गई उनकी। अब अकबर फाइनली कहाँ पे आ रहे थे, दिल्ली में आ रहे थे। इस समय तक देखोगे ना तो दिल्ली में एक व्यापारी था जिनका नाम था, आप लोग सुने होंगे, हेमू, नाम सुने हो?
नाम नहीं सुने होगी तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हेमू अगर देखोगे ना तो हेमू पहला इंडियन राजा था, मतलब सबसे सबसे लास्ट राजा था जो जिसने दिल्ली की गद्दी में बैठी थी। हुमायूं और अकबर के बीच में जो 3 महीना का गैप था उसमें हेमू ने क्या किया था, पूरी तरह से शासन किया था दिल्ली में। अब डर ये था, अकबर इस समय बहुत छोटे थे, 13 साल के थे, और हेमू ये थे कि दिल्ली को पूरी तरह से कैप्चर कर ली थी, मतलब दिल्ली में अपने ऊपर क्या कर ली थी, अधिकार कर ली थी, है ना। अब अधिकार कर लिए थे जिसके कारण अकबर को डर लग रहा था कि यार मैं तो छोटा हूँ, हेमू को मार पाऊंगा नहीं, ये एक थोड़ा सा डर था। तो जो अकबर के अंग रक्षक थे, संरक्षक थे, जो उनके पापा के समान थे, मतलब उनके पापा के फ्रेंड थे, जिनका नाम था बैरम खान। बैरम खान बोले कि एक तो ऑलरेडी मतलब बड़ी मुश्किल से तुमको क्या मिला है, मुगल अंपायर मिला है, मतलब तुम्हारे पापा एक तो 15 साल मुगल अंपायर से दूर रहे, मतलब भारत से दूर रहे, उसके बाद तुमको बड़ी मुश्किल से मिला, और तुम भी अगर इतनी आसानी से हार मान जाओगे तो कोई मतलब नहीं, तुमको युद्ध करना पड़ेगा, हेमू को मारना पड़ेगा, और वापस दिल्ली की गद्दी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, भारत का राजा बनना पड़ेगा। और उसके लिए इसको किनको मारना था, हेमू को मारना। और हेमू देखोगे तो बहुत ही पावरफुल आदमी थे। तो फाइनली अल्टीमेटली देखोगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, घमासान युद्ध होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत का सेकेंड युद्ध। ठीक, पानीपत का सेकेंड युद्ध, पानीपत देखोगे तो कहाँ पे, तो हरियाणा, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। हाँ, किसके किसके बीच हुआ था, तो हेमू और अकबर के बीच में। ये याद रख लेना, ये पूरी तरह से युद्ध अगर जीत रहे थे तो कौन जीत रहे थे, हमारे हेमू जीत रहे थे। 1556 अब हुआ ये, पूरी तरह से जीत गए थे 99% देखोगे तो हेमू जीत गए थे युद्ध को। हुआ ये कि अकबर के सैनिक लोग क्या छोड़े, तीर छोड़े, तो वो डायरेक्ट जाके किसके आंख में लग गया, हेमू की आंख में लग गया। अब ये बोल सकते हैं यहाँ पे, ये भी बोल सकते हो आप, ये किस्मत के बहुत धनी थे अकबर भी, जो इनको फिर से क्या मिल गया, मुगल अंपायर मिल गया। नहीं तो अदरवाइज कौन शासन रहता दिल्ली में, हेमू का क्या रहता, लास्ट अंतिम शासन रहता। अब इसी का फायदा मिला अकबर को। और हेमू के मतलब हेमू की आंख में तीर लगने के कारण क्या हुआ, उनको ले जाया गया महल के अंदर। और इसी का फायदा अकबर ने उठाया, सारे और लोगों में भगदड़ मच गई कि हेमू की डेथ होगी, लोग भाग गए, इधर उधर हो गए, और अकबर महल के अंदर गया और किसकी, हेमू की हत्या कर दी। तो बैटल ऑफ पानीपत में फाइनली अकबर ने किसको मारा था, हेमू को। अगर क्वेश्चन और दूसरा पूछेगा, अलग तरीके से पूछेगा कि अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो कौन थे, हमारे हेमू। ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत के सेकेंड वॉर में देखोगे तो कौन जीत गए थे, हिमू जीत गए, मतलब अकबर जीत गए। ठीक है। ये सेकंड वॉर था इनका। फर्स्ट देखोगे तो किसके किसके साथ, इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ हुआ था। सेकंड देखोगे तो हिमू और अकबर के बीच में होता 1556। अब अकबर को पूरी तरह से ये शासन मिल गया, बट शासन मिला था, हुमायूं की डेथ हो गई थी, पर अकबर इस समय छोटे थे, मतलब देखोगे तो बहुत छोटे थे। इसलिए बैरम खान ने उनको पूरी तरह से क्या किया था, कंट्रोल करके रखा था। इसलिए हम लोग इनके टाइम पीरियड में पढ़ते हैं ना, 1556 से लेके 1560 तक, मतलब हर काम में डिसीजन जो लेता था, कौन लेते थे, हमारे बैरम खान डिसीजन लेते थे। इसलिए बोलते हैं ना, इसका प्रोटेक्शन, मतलब अकबर को पूरी तरह से क्या करके रखे थे, प्रोटेक्ट करके, मतलब पूरा जो डिसीजन लेते थे वो कौन लेते थे, हमारे बैरम खान लेते थे इस समय तक। हाँ, अकबर सिर्फ नाम के राजा बने थे, बाकी पूरी तरह से इनके पास सत्ता का अधिकार नहीं था। हर चीज के लिए इनको डिपेंड होना पड़ता था कि इनके ऊपर, बैरम खान के ऊपर।
अकबर वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान। ठीक है, मतलब अकबर को पूरी तरह से मतलब कंट्रोल करके रखा था कौन, बैरम खान, मतलब उनकी डिसीजन के बराबर वो कुछ काम नहीं कर पाते, तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखी थी। दिक्कत ये हो रहा था अकबर की जो दाई माँ, मतलब अकबर का जो पालन पोषण की थी, कौन की थी, महामंगन को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखी थी, किसको, अकबर को। मतलब अकबर का दिक्कत ये हो रहा था कि उनको शासन में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था, मतलब पूरी तरह से बैरम खान उनको क्या करके रखे थे, अकबर को कंट्रोल करके रखे थे। तब जो इनकी दाई माँ थी, मतलब अकबर की जो दाई माँ थी, जो इनकी पालन पोषण की थी, अकबर की एक्चुअल मम्मी देखोगे तो हमीदा बानो बेगम, जो इनका पालन पोषण की थी वो कौन थी, महाम अंगा। महाम अंगा इनका पालन पोषण की थी। तो वो उनको समझाती थी कि यार बैरम खान को बोले कि क्या वो आपसे अलग हो, मतलब आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए, अब 4 साल हो गया है, अब आप 17-18 साल के हो गए, अब खुद मैच्योर हो गए, तो आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए, बैरम खान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अकबर को भी लग रहा था कि यार दम घूटा लग रहा है, मतलब मैं खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, और एक बड़ा राजा बनना है, मतलब मेरे को खुद से क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। पर अकबर को ये लग रहा था यार पापा की उम्र के हैं, मतलब पापा के साथ वो काम किए हैं, उसके बाद मैं उनको कुछ बोलूंगा तो शायद बुरा मत लग जाए। पर महामंगा ने उनको समझाया कि नहीं, उनको कन्विंस करो। तब अकबर ने फाइनली एक दिन बोल दिया, या तो किसी राज्य के गवर्नर बन जाओ आप, या तो आप क्या करो, हज यात्रा पर चले जाओ। बैरम खां को वो बात बुरी लगी, बोले ठीक है, मैं कहाँ चले जाता हूँ, हज यात्रा पर, मुझे सत्ता का बिल्कुल लालच नहीं। और फाइनली बैरम खां कहाँ, हज यात्रा पर जा रहे थे, और रास्ते में देखोगे तो अफगानिस्तान एक युवक पीर मोहम्मद ने क्या किया था, बैरम खां की हत्या कर दी थी। इसी को कभी कभी बोलते हैं तिलवाड़ा, बैटल ऑफ तिलवाड़ा में फिर बैरम खां की हत्या कर दी थी, किसने, पीर मोहम्मद। हाँ, अब आ जाते हैं कौन सा, अब अकबर को आजादी मिल गई, मतलब मुक्ति मिल गई बैरम खां से, बट यहाँ पे भी अब इनकी लाइफ में कंट्रोल किनका हो गया, महामंगा का कंट्रोल हो गया। मतलब इनका जो टाइम पीरियड मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पर्दा शासन, या इसी को बोलते हैं हम लोग पेटीकोट शासन। 1560 से 1562 पर्दा शासन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो पूरी तरह से कंट्रोल की थी, वो कौन की थी, महामंगा ने इनकी पूरी तरह से कंट्रोल किया था। मूवी देखी होंगी वैसे आप लोग, ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें दिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। हम्म, पर्दा शासन, ठीक है। पर्दा शासन, ठीक है, हाँ, कंट्रोल्ड पूरी तरह से किनका था, इनका, महामंगा। महामंगा का क्या था, पूरी तरह से कंट्रोल, मतलब शासन। हाँ, महामंगा के बेटे का नाम तो सबको मालूम था, क्या था, तो क्या था, अदम खां, या आदम खां भी मिलेगा आप लोग को बुक में। ठीक है, ये इनका बेटा था। अब महामंगा पूरी तरह से अकबर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखी हुई थी, मतलब पूरा डिसीजन, मतलब बैरम खान से तो मुक्ति मिल गई, बट अब इसको कंट्रोल करना शुरू कर दी कौन, महामंगा पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर। अब हर चीज के लिए अकबर किसके ऊपर डिपेंड रहने लग गया, महामंगा के ऊपर डिपेंड रहने लग गया। हालांकि जोधाबाई इनको समझाने की कोशिश करती थी, बट वो उनकी बात भी मानते नहीं थे। और अल्टीमेटली देखोगे तो अकबर की जो मम्मी थी, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, वो भी उनको समझाने की कोशिश करती थी कि तुम एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, बट मानते नहीं थे अकबर। मतलब महामंगा का उनकी जीवन में बहुत ज्यादा क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। अब महामंगा और अकबर में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी, और उनका जो बेटा था, मतलब महामंगा का जो बेटा था आदम खां, वो हाथ से निकल चुका था, बिगड़ चुका था। तो इसलिए महामंगा हमेशा समझाती थी कि अकबर की जैसे बनने की कोशिश करो, तो अकबर बोला कि छोटा है अभी, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। तो अकबर ने इनको क्या है, आदम खां को एक बड़ा पोस्ट दे दिया था, सेनापति का। तो पर भी वो सुधरे नहीं, मतलब अपने इलाके में जाके लोगों से टैक्स वसूलना, लड़कियों को परेशान करना, तो ये सारे काम करना शुरू कर दिए थे। तो बहुत कंप्लेन आता था हालांकि अकबर के पास। तो अकबर ने क्या किया था, आदम खां का एक्चुअल देखा जाए तो क्या किया था, मतलब पैसे ब्लॉक कर दिए थे, मतलब उनके पास पैसे नहीं जाना चाहिए, उसके लिए एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया। अब हुआ ये, आदम खान ने उस अकाउंटेंट को बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है,
वो अकाउंटेंट मना कर दिया पैसे देने से, जिसके कारण अदम खान ने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। अकबर को ये बात बहुत बुरी लगी। अकबर अदम खान को बुलाया और टेरिस में मतलब छत के पास से अदम खान को उल्टा फेंक दी, जिसके कारण अदम खान फर्स्ट टाइम गिरे तो उनके सर पर चोट लगी पर मरे नहीं। फिर दोबारा बुलाया गया उनको छत में, मतलब लेके आया उनको सैनिक, और दोबारा अकबर ने इनको फेंका, और सेकंड टाइम जब गिरे तो अदम खान की क्या होगी थी, मृत्यु होगी। तो अदम खान की यहाँ पे फाइनली डेथ होगी। अब अदम खान के मरने के बाद महामंगा दुखी रहने लगी, और कुछ दिनों बाद ही देखोगे तो क्या हुआ, महामंगा की भी मृत्यु हो गई। मतलब 1562 में महामंगा की भी मृत्यु होगी। इस तरह अकबर को पर्दा शासन से पूरी तरह से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई, मतलब पर्दा शासन से वो पूरी तरह से आजाद हो। अब अकबर का कौन कौन सा युद्ध है जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना है, वही हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो अकबर का ये तो बैटल ऑफ पानीपत तो एक युद्ध था, पर मेन मेन युद्ध देखोगे तो कौन सा था, सबसे पहला सब युद्ध हुआ था इनका बैटल ऑफ मालवा, 1562 में हुआ था। तो 1561 में हुआ था। मालवा देखोगे तो एमपी में, बैटल ऑफ मालवा। बैटल ऑफ मालवा 1561, ये पहला युद्ध हुआ था इनका। हाँ, कौन थे इस समय राजा, तो कौन, बाज बहादुर। कौन से, तो बाज बहादुर, ठीक है। बाज बहादुर है। बाज बहादुर और किनके बीच हुआ था, तो अकबर, अकबर के बीच हुआ था। फाइनली देखोगी तो कौन जीत गए थे युद्ध, अकबर जीत गए थे, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद देखोगे तो 1564 में हुआ था बैटल ऑफ गोडवाना। यहाँ पे लिख देता हूँ, बैटल ऑफ गोडवाना। बैटल ऑफ, जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो बता रहा हूँ। गोडवाना देखोगे तो आज की डेट में कहाँ पे, तो गुजरात, ठीक है। हाँ, कब हुआ था ये, 1564, 1564 में हुआ था। राजा कौन थे, तो हमारे वीर नारायण। वीर नारायण और किनके बीच हुआ था, अकबर। इस युद्ध में भी कौन जीत गए थे, हमारे अकबर जीत गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं। हाँ, इसके बाद देखोगे तो कौन सा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ मेवाड़। मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ देखोगे तो ये राजस्थान वाला इलाका, ये इसको मिटाता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? अभी इनका युद्ध ही चल रहा है, अभी तो बहुत लंबा है अकबर का युद्ध थोड़ा सा। ठीक, हाँ, यहाँ पे मिलेगा आपको बैटल ऑफ, कौन सा हुआ था युद्ध इनका, मेवाड़, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ देखोगे तो ये वाला इलाका, मतलब कौन सा वंश, सिसोदिया वंश या सिसोदिया डायनेस्टी। बैटल ऑफ मेवाड़, बैटल ऑफ मेवाड़, बैटल ऑफ मेवाड़।
हाँ, बैटल ऑफ मेवाड़। ठीक है, ये हुआ था हमारा कौन सा, कब हुआ था ये युद्ध, तो कब हुआ था ये 1560, 1568। ये याद रखना, इस समय राजा कौन थे यहाँ के, तो कौन, उदय सिंह, उदय सिंह। सिसोदिया वंश के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। अकबर, ठीक है, युद्ध याद रखना ना, अकबर जीत गए थे। अब देखो हुआ क्या था, बैटल ऑफ मेवाड़ आप लोग देखोगे तो सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। सिसोदिया डायनेस्टी में देखोगे तो राणा कुंभा, ये बाबर के समय थे हमारे, है ना। तो राणा सांगा के दो बेटे, एक राणा कुंभा और दूसरा कौन, हमारे उदय सिंह। उदय सिंह का बेटा कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का बेटा कौन, तो हमारे अमर सिंह। वो ये था। राणा सांगा के बाद देखोगे तो राणा कुंभा और उसका बेटा कौन था, उदय सिंह। अब देखो, राणा सांगा बहुत काबिल राजा थे, मतलब उन्होंने खानवा के युद्ध में बुरी तरह मतलब हरा दिया था बाबर को, बट अल्टीमेटली छल से, मतलब कपट से कौन, बाबर उस युद्ध को जीत गए थे। इसके बाद देखोगे तो उनके बेटे राणा कुंभा, वो भी काफी अच्छे खासे टैलेंटेड थे। आप लोग एक स्टोरी सुने होगी मीराबाई की, खैर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। तो मीराबाई को इन लोग मारने वारने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि मीराबाई, आप लोग पढ़े होगे, मीरा बचपन से ही कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी थी, उनकी पूजा पाठ करती थी, तो इसलिए उनके बारे में बताया जाता है। मतलब पीएससी वीएससी कभी करना होगा तो राजस्थान पीएससी दिलाने जाओगे तो आप लोग को सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। राणा कुंभा का जो भाई था एक्चुअल में देखोगे तो उदय सिंह। उदय सिंह थोड़ा सा कमजोर राजा थे, मतलब वो लड़ाई वड़ाई से डरते थे, घबराते थे, एक डरपोक राजा हुआ करते थे। इसलिए कभी भी नोटिस करना, महाराणा प्रताप और उदय सिंह का कभी बना नहीं। महाराणा प्रताप और उदय सिंह का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। मतलब महाराणा प्रताप बोलते थे कि अगर हमारे सिसोदिया वंश में कोई कलंक है तो वो कौन है, उदय सिंह। उदय सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि बैटल ऑफ मेवाड़ जब हुआ था, मतलब मेवाड़ का जब युद्ध हुआ था, उदय सिंह भाग के कहा चले गए थे, हमारे अरावली, अरावली रेंज, मतलब अरावली पर्वत में चले गए थे, एमपी भाग गए थे। इस समय देखोगे तो उदय सिंह के दो सेनापति, जिसका नाम था एक जयमल और दूसरा नाम था पत्ता, इन लोग फाइनली उदय सिंह के भाग जाने के बाद वीरता पूर्वक लड़े थे। हालांकि मेवाड़ को अकबर को नहीं लेने दिए थे, इन लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस समय देखोगे तो अकबर ने हजारों क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। हाँ, पर अकबर ने इस समय जयमल और पत्ता, जो उदय सिंह के दो सेनापति, उनकी जो मूर्ति बना के क्या है, किले के सामने लगाई थी कि अगर सैनिक होना चाहिए या सेनापति होना चाहिए तो ऐसे होने चाहिए, मतलब मरते मरते लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। आप लोग को जयमल और पत्ता के बारे में आगे जाके देखोगी तो कौन सा युद्ध होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध, जो इम्पोर्टेंट है। उदय सिंह के बाद देखोगे तो कौन राजा बना था, हमारे महाराणा प्रताप, वो क्या बन गए थे, अगले राजा बन गए थे। तो इनके बीच देखोगे तो कौन सा युद्ध होता, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। ये हुआ था हमारा 1576, बहुत इंपॉर्टेंट है ये युद्ध। हाँ, किसके किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था, अकबर। हाँ, अगर आप लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो अकबर खुद नहीं गए थे युद्ध करने, वो अपने किसको भेजे थे, मतलब अपनी वाइफ के भाई को भेजे थे, मतलब अपने साले को भेजे थे, जिनका नाम था मान सिंह। मान सिंह को भेजे थे। एक्चुअली अकबर देखोगे तो हर युद्ध में राजा मेन लड़ने ही नहीं जाता था, उनके मेन सेनापति लोग युद्ध करने जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमेशा। तो महाराणा प्रताप और मतलब महाराणा प्रताप के साथ कौन लड़े थे, तो हमारे अकबर के जो साले थे मान सिंह, उनका बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। इस समय देखोगे तो महाराणा प्रताप बुरी तरह से क्या क्या हुआ था, घायल हो गए थे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। मान सिंह, हाँ, मान सिंह अकबर के साले थे, ठीक है। तो फाइनली बहुत घमासान युद्ध हुआ था। इस समय महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए थे, और इनके मतलब घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जो जिन्होंने
महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए, मतलब 25 फीट के आसपास की दूरी थी, मतलब खाई थी, उस खाई को पार किया था किसने? उसके घोड़े ने, मतलब चेतक की। अगर चेतक उस खाई को पार नहीं करता तो मान सिंह के सैनिक किसको मार देते? महाराणा प्रताप को मार देते। हालांकि युद्ध देखोगे तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीत गए थे, पर आप लोग कभी राजस्थान जाओगे तो वहां पे एनसीईआरटी बुक में, मतलब राजस्थान में अलग तरीके से पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीत गया था? महाराणा प्रताप। पर ऐसा कुछ नहीं है। मान सिंह मतलब महाराणा प्रताप जान बचाने के लिए, मतलब देखोगे उनके घोड़े ने, चेतक ने क्या किया था? 25 फीट की खाई को पार किया था, और उसके बाद वीर गति को प्राप्त हुए थे उनके घोड़े। इसलिए देखना राजस्थान में जाओगे तो उनके घोड़े का मकबरा है, मतलब उनको दफनाया गया अच्छे तरीके से, उनकी पूजा वूजा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कभी एग्जाम में। इस युद्ध में, मतलब ये हाल की युद्ध क्या हो गया था? अकबर जीत गए थे, पर पूरी तरह से देखोगे तो मेवाड़, मतलब बैटल ऑफ मेवाड़ या हल्दी घाटी का युद्ध पूरी तरह से देखोगे तो कौन? इन लोग अधीनता स्वीकार नहीं किए थे, मतलब अकबर की अधीनता यहाँ के लोग स्वीकार नहीं किए, मतलब पूरी तरह से अकबर के शासन में ये इलाका नहीं आया था, मतलब मेवाड़ चित्तौड़ का इलाका नहीं आया था। अब एक्चुअल देखोगे ना, इस इलाके को हम लोग बोलते थे मेवाड़, इसका कैपिटल जो था ना वो था चित्तौड़ हमारा, ठीक है? तो इसलिए गड़बड़ मत करना, अगर बैटल ऑफ मेवाड़ की जगह चित्तौड़ भी दे देगा ना तो गलती मत करना, ठीक है? अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट युद्ध, जो थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो अगला युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानदेश। बैटल ऑफ खानदेश, खानदेश के पास युद्ध किए थे। ठीक है, बैटल ऑफ खानदेश 15 कब हुआ था? ये 1591। हाँ, किसके किसके बीच हुआ था? तो किसके किसके बीच हुआ था ये हुआ था हमारा अकबर और अली खान के बीच हुआ था ये युद्ध। अकबर और इसके बीच में हुआ था अली खान, और इसमें कौन जीत गए थे? अकबर जीत गए, ठीक है। इसके बाद जो युद्ध हुआ था जिसको एग्जाम में पूछता है, बैटल ऑफ दौलताबाद। दौलताबाद मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका, ठीक है। बैटल ऑफ दौलताबाद, दौलताबाद, ठीक है। हाँ, ये किसके साथ हुआ था? तो ये चांद बीबी के साथ हुआ था, शाशिका थी तो उनके साथ हुआ था। चांद बीबी और किसके साथ हुआ था? अकबर, है ना? ये युद्ध भी कौन जीत गए थे? हमारे अकबर जीत गए थे। हाँ, इनका लास्ट युद्ध जो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कहाँ पे? बैटल ऑफ असीरगढ़। असीरगढ़, ठीक है। ये हुआ था 1601 में, लास्ट युद्ध था, इंपॉर्टेंट लास्ट युद्ध है, इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता। तो किसके किसके बीच हुआ था? मीरन बहादुर और अकबर के बीच में। मीरन बहादुर और किसके बीच में हुआ था? अकबर के बीच, अकबर के बीच में हुआ था। हाँ, ये युद्ध भी कौन जीत गए थे? हमारे अकबर जीत गए, ठीक है। दो तीन दिन का काम जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 1564 में इन्होंने जजिया टैक्स को क्या किया था? पूरी तरह से बंद किया था। किसके कहने पे बंद किया था? तो मानसिंह के कहने पे बंद किया था। किसने? अकबर ने 1564 में जजिया टैक्स को माफ कर दिया था, पूरी तरह से जजिया कर को माफ कर दिया था। जजिया टैक्स लगाया जाता था ना किसके ऊपर? हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था ना, एक धार्मिक नाम का टैक्स था, मतलब मंदिर जाने, मस्जिद जाने के लिए क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। 1564 में इसको माफ किया गया, जजिया टैक्स, जजिया टैक्स को पूरी तरह से माफ कर दिया। उसके अलावा देखोगे तो 1582 में ने दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी।
1582 में दीन ए इलाही, ये क्या था मालूम है? दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही एक्चुअल में ये था कि हिंदू और मुस्लिम की, मतलब हिंदू और मुस्लिम को मिला के एक नया धर्म की शुरुआत करेंगे, ताकि क्या ना हो, ये हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा लाइफ में, क्योंकि कुछ कुछ हिंदू भी थोड़ा कट्टर थे और कुछ कुछ मुस्लिम भी थोड़ा सा क्या थे, कट्टर थे। हाँ, मैं कब की बात कर रहा हूँ? 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी। ठीक है। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की क्या किए थे, शुरुआत की थे। था एक्चुअल में देखोगे, दीन ए इलाही देखोगे, हिंदू और मुस्लिम की जो जो भी अच्छी बातें हैं, जो जो भी अच्छे अच्छे त्योहार है, वो एक साथ मिलके क्या किया जाएगा, उसको मिलाया जाएगा। मतलब एक नया धर्म की शुरुआत की थी। हाँ, ये याद रखना ना, दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला कौन था? तो कौन थे हमारे? बीरबल। मतलब दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाले कौन थे पहले राजा? तो बीरबल। अकबर बीरबल की आप लोग कहानी पढ़े होगी, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा। एक दो कहानी बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को ठीक लगे। अकबर का अगर देखोगे मेन न्याय विभाग का, मतलब अगर देखोगे मेन चीफ जस्टिस कौन थे, तो हमारे बीरबल। एग्जाम में पूछता नहीं, पर 5 मिनट का आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में, कहानी थोड़ा सा बता देता हूँ। न्याय विभाग के अधिकारी थे, मतलब देखोगे पूरा शासन का जो डिसीजन जो लेते थे, चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे उस समय, तो कौन थे हमारे? बीरबल। बहुत फेमस थे, दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, अकबर और बीरबल की। एक बार ऐसा हुआ था कि अकबर के सामने ये आया था, मतलब अकबर ने ये किया था कि जो भी गंगा, मतलब ठंड का मौसम था, ठंडी का सर्दी का मौसम था, वो बोले थे कि जो भी गंगा नदी में स्नान करेगा उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। तो एक गरीब आदमी, जो गरीब किसान था, वो रात भर गंगा नदी में क्या बोलते, गंगा नदी में रहा। और गंगा नदी में रहा, उसके बाद उसको मतलब अगले दिन सवेरे आया इनाम लेने। तो बोला कि मैं रात भर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? इनाम मिलना चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि कैसे रात भर आप इतने ठंड में गंगा नदी में कैसे, मतलब रात भर रुक गए? तो उन्होंने बताया कि आपके महल के ऊपर एक दिया रखा हुआ था, छोटा सा दिया रखा हुआ था, कैंडल रखा हुआ था, उसमें छोटी सी लौ जल रही थी। और जिसके कारण मेरे को क्या मिल रहा था? इंस्पिरेशन मिल रहा था, और उसी के देख के मैं क्या किया था, अल्टीमेटली रुका रहा। तो बोले ठीक है, तुमको इनाम देने के तुम हकदार हो। बट अकबर के सैनिक लोग थोड़े चापलूस थे, मतलब अकबर के सेनापति सैनिक लोग थोड़े चापलूस थे। तो वो अकबर को बोले कि दिए की रोशनी से, मतलब उस छोटे से लौ से क्या हुआ होगा, पानी गर्म हो गया होगा। और अल्टीमेटली गर्म पानी तो कोई भी रह सकता है, तो इनको अगले दिन फिर इनको दोबारा गंगा नदी में रहना पड़ेगा, और इनको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली क्या मिलेगा, मतलब इनाम मिलेगा। तो एक दिन का और टाइम दे दिए। वो बेचारा गरीब आदमी था, बोले कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। वो चले गए। बीरबल को समझ में आ गया यहाँ पे कहीं ना कहीं अकबर ने क्या किया है, गलत किया है ना। मतलब उस गरीब आदमी के साथ क्या नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। अब बीरबल उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, 10 फीट ऊपर क्या किया, मतलब एक मटकी रख दिया जिसमें क्या था, चावल था, है ना। और नीचे आग जलाई, मतलब खिचड़ी बनाने का पूरा प्रोग्राम बना रहे थे। और इस समय देखोगे तो अकबर 2-3 बार बीरबल को बुलाए, तो बीरबल ने संदेशा भेजा कि नहीं, मैं तो अभी खिचड़ी बना रहा हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ। सुबेरे शाम हो गई, खिचड़ी बना नहीं। फाइनली अकबर कहाँ पहुंच गए, बीरबल के पास पहुंच गए। बोले कि यार तुम्हारा खिचड़ी क्या है, अभी तक बना नहीं, 4-5 घंटे हो गए। तो उन्होंने बोला, मतलब अकबर देखा कि यार नीचे लकड़ी जल रहा है, और 10 फीट ऊपर क्या है, मतलब मटकी टंगी हुई है ना। और उसको कोशिश कर रहे हैं खिचड़ी बनाने का, तो वो कहाँ से बने? तब फिर बीरबल ने उनको समझाया कि जब इतने ऊपर से जब खिचड़ी नहीं बन सकती, तो एक छोटे से दियो की लौ से, मतलब उस पानी पानी कैसे गर्म होगा, और अल्टीमेटली वो किसान रहेगा कैसे? तो फिर फाइनली अकबर को ये समझ में आया कि मैंने गलती की, फिर वापस बुलाया गया उस किसान को, और क्या मिला? फाइनली इनाम मिला। तो ये आप लोग पढ़े होगी, कहानी वानी आप लोग को सुनने में मिला होगा। तो ये आप लोग को स्टोरी मिलती है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, अकबर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, जजिया कर इन्होंने समाप्त किया था, दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। दीन इलाही धर्म देखोगे तो पहला अपनाने वाला कौन सा राजा था? तो कौन थे हमारे? बीरबल पहले राजा थे जो अपनाए थे। हाँ, ये याद रख लेना, बीरबल, 9 रत्नों में देखोगे तो सबसे फेमस कौन थे हमारे? बीरबल।
क्या क्या काम किए थे थोड़ा सा बता देता हूँ। बीरबल का जन्म हुआ था कहाँ पे? कालपी। इनका बर्थ प्लेस कहाँ था? कालपी। कालपी मतलब आज की डेट में कौन सा? एमपी। 1528 में इनका जन्म हुआ था। कालपी में इनका जन्म हुआ था। कालपी देखोगे तो कहाँ पे है आज की डेट में? एमपी। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कभी कभी बीरबल का। हाँ, अगर देखोगे तो कौन थे हमारे इस समय अकबर के क्या थे? तो ये चीफ जस्टिस, मतलब पूरा न्याय विभाग का काम वाम देखते थे, मतलब न्याय दिलाने का काम करते थे। इसके बाद इनके दरबार में जो फेमस था, मतलब नवरत्न तो नहीं पढ़ेंगे, जो मेन मेन है उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद मेन जो थे हमारे कौन? अबुल फजल, उनके बारे में बताता हूँ। अबुल फजल 2 बुक लिखी है इन्होंने। अबुल फजल 2 बुक लिखे हैं इन्होंने। एक का नाम है इनका अकबरनामा और दूसरा आईने अकबरी। अबुल फजल की 2 बुक है, एक अकबरनामा, अकबरनामा, और दूसरी बुक का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी। ठीक है, तो ये 2 बुक फेमस हुई थी अबुल फजल की। कभी कभी पूछ लेते हैं अकबरनामा किसने लिखा है, तो किसने लिखा है? अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा है, तो किसने लिखा है? अबुल फजल। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग कौन से मेन राजा, कौन मतलब, हाँ, इनके दरबार में एक और थे जो मेन, तानसेन। तानसेन का नाम भी सुने होंगे आप लोग। जो तानसेन गाते थे तो दिए जल जाते थे, ऐसा बोला जाता है, मतलब ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती थी हम लोग को। नहीं, तानसेन। हाँ, तानसेन के बचपन का नाम कोई बता सकता है? क्या नाम होगा उनका? निक नेम क्या होगा? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। एक टाइटल दिए थे वैसे अकबर इनका, कभी वैसे तो नहीं पूछेगा। टाइटल इनका था कंठाभरण वाणी विलास। अजीब टाइप है थोड़ा सा, कंठाभरण वाणी विलास। एक्चुअल में ये उर्दू और संस्कृत का मिक्सअप वर्ड है। हाँ, ये अच्छा आंसर आया है। रामतनु पांडे, मतलब आप लोग देखोगे तो कौन थे हमारे? रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। किनका? तानसेन का। हाँ, इनको जो टाइटल दिया था अकबर ने, क्या दिया था ये बताइए आप लोग। हाँ, इनका जो टाइटल था, इनको जो टाइटल दिया था कंठाभरण वाणी विलास में। एक्चुअली देखोगे ना, गले को हम लोग बोलते हैं संस्कृत में, क्या बोलते हैं? कंठ। तो कंठाभरण वाणी विलास मतलब बहुत सुरीला गाना गाते हैं, इसलिए इनको एक टाइटल दिया था कंठाभरण वाणी विलास। खैर, आप लोग की मैं इतना डिटेल में नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है। हाँ, इनका जो नाम था रामतनु पांडे, बचपन का नाम था। हाँ, निक नेम पूछ लेता ना, थोड़ा सा याद रखना। तो क्या नाम था? रामतनु पांडे। ठीक है, तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। तानसेन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आप लोग को। तानसेन एक्चुअल में देखोगे बहुत ही सुरीला गाना गाते थे, पर आने वाले समय में देखोगे तो इनके अंदर में थोड़ा सा घमंड आ गया था, मतलब थोड़ा सा वो आ गया था कि मैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं गा सकता। अब ये हुआ कि अकबर इनको बुलाए, बोले कि यार आज गाना वाना सुनाओ, तो बोले मेरा मन नहीं कर रहा है आज, मतलब अभी मेरा मूड नहीं कर रहा। तो इनका भी एक टाइमिंग था जब इनका मन करता था, मूड करता था, तब ये क्या है, गाना वाना गाते थे। अब अल्टीमेटली ये हुआ, उस दिन अकबर को गाना सुनने का मन था, तो तानसेन के बोले यार तानसेन के गुरु कौन है, उनको बुला के लाओ। तो फाइनली उनके गुरु बहुत अच्छे थे, आए, वो अकबर अकबर को गाना वाना गाए। तो बड़ा सुरीला आवाज था, तो अ, तानसेन को लगा ये कौन है जो गाना गा रहे हैं करके, तो पता चला कि यार ये तो कौन है, इनके गुरु है। अब फाइनली तानसेन के गुरु थे, फिर आगे जाके देखोगे तो तानसेन ने उन्हें माफी मांगी। फिर तानसेन को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब इंसान के अंदर में क्या नहीं आना चाहिए, कभी घमंड नहीं आना चाहिए। तो वो एक चीजों के बारे में उनको पता चला। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग तानसेन के बाद देखोगे तो, हाँ,
लास्ट एक क्वेश्चन याद रखिए ना, अकबर के रसोइया मतलब जो किचन में बनाने का जो मेन काम करते थे, खाना वाना बनाने का जो मेन काम करते थे, कौन थे हमारे? हकीम हुकाम। ये कभी कभी पूछ लेगा, वैसे नहीं पूछना चाहिए पर भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कौन थे वो? हकीम हुकाम, जो अकबर के रसोई घर मतलब किचन का पूरा खाना वाना, मतलब देखो कि अकबर का जो थाली था बड़ा सा था, 56 प्रकार के खाने वाने बनते थे, भोजन वोजन बनता था, पकवान बनते थे, तो वो चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। हाँ, अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो कहाँ पे, कोई बताना चाहेगा? अकबर का मकबरा कहाँ पे? कहाँ पे? सिकंदरा। मकबरा कहाँ, अकबर का मकबरा कहाँ पे? तो सिकंदरा। सिकंदरा मतलब आज की डेट में कहाँ पे है सिकंदरा हमारा? आगरा में। हाँ, मेरे को ना दो चीज याद आया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है सिकंदरा क्यों इंपॉर्टेंट है। एक याद होगा, आगरा में एक जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में कभी कभी पूछ लेता है, अकबर के टाइम की बात है। तो फतेहपुर सिकरी में किनका मकबरा है ना? मकबरा को पॉम्स बोलते हैं, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी मतलब अगर आप लोग देखोगे फतेहपुर सिकरी में किनका मकबरा है, तो किसका मकबरा है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सिकरी में। और अगर आप लोग देखोगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मतलब शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह जो है कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी मतलब कहाँ पे? आगरा। और अगर देखोगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, तो वो कहाँ पे? हमारी अजमेर। इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है फतेहपुर सिकरी की दरगाह कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में फतेहपुर सिकरी में दरगाह किनकी, तो किनकी? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, तो कहाँ पे ये? अजमेर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। बोला ये जाता है फतेहपुर सिकरी में जो आप फतेहपुर सिकरी या आप लोग कहाँ अजमेर में जा रहे हो, ये दोनों जगह जा गए ना, मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और फतेहपुर सिकरी की दरगाह में आप लोग अगर आ गए, मतलब समझो कि क्या मिल गया आप लोग को? मक्का मदीना की क्या कर ली आप लोग? यात्रा कर ली। तो ऐसा मान्यता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए कभी कभी पूछ लेता है फतेहपुर सिकरी में किसकी दरगाह है, तो फतेहपुर सिकरी में है हमारी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में किनकी दरगाह है, तो किनकी दरगाह है? वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते। हाँ, अकबर का मकबरा अगर देखोगे तो इनको दफनाया कहाँ पे गया था? सिकंदरा। सिकंदरा मतलब देखोगे तो कहाँ पे? अकबर। ठीक है, तो अकबर का मकबरा देखोगे तो कहाँ पे? ये ये सिकंदरा, आगरा। ठीक है, तो ये अकबर के बारे में इतना इंपॉर्टेंट था। अकबर के बाद देखोगे तो अकबर के जो बेटे थे जिनका नाम क्या था? जहांगीर, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जहांगीर के बारे में। जहांगीर। जहांगीर। हाँ, इनका टाइम पीरियड मिलेगा आप लोग को 1605 से 1627। 1627। ठीक है। जहांगीर। अब आ जाते हैं जहांगीर के बाद, मतलब अकबर देखोगे तो अब देखो अकबर के बाद मतलब सॉरी थोड़ा पास्ट में जाते हैं हम लोग। बाबर। बाबर के बाद आया कौन? उनका बेटा हुमायूं। हुमायूं के बाद आया उनका बेटा कौन? अकबर। अकबर के बाद आया उनका बेटा कौन? जहांगीर। थोड़ा सा देखो, नोटिस करना। बाबर बड़े टैलेंटेड थे, मतलब उन्होंने पूरा इलाका जीत गया था, मुगल एम्पायर को खड़ा किया था। उसके बाद देखो कि हुमायूं इतना कैपेबल नहीं था, वो सत्ता उनको वापस ईरान भाग गए थे, फिर वापस सत्ता उनको मिल गई हालांकि, है ना। उनके बाद देखोगे तो देखो बाबर टैलेंटेड थे, हुमायूं इतना खास कुछ किया नहीं। उनके बाद देखोगे जो अकबर है वो बड़े अच्छे थे, खास थे। और ये भी याद रखें ना, कभी कभी पूछ लेता अकबर के पास कितने स्टेट थे, तो 15 स्टेट थे टोटल, मतलब सबसे ज्यादा स्टेट किसके थे? अकबर। पर अकबर से ज्यादा स्टेट लास्ट राजा किसके पास था, तो किसके पास? औरंगजेब। औरंगजेब के पास देखोगे तो 21 स्टेट हुआ करते थे, और अकबर के पास कितने थे? 15 स्टेट से टोटल। हाँ, अकबर ने कभी साउथ में जाके एकदम अटैक नहीं किया, साउथ में कभी आक्रमण नहीं किया। ठीक है। हाँ, अकबर जैसे अकबर के बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद आया कौन? जहांगीर। तो बाबर टैलेंटेड थे, हुमायूं उतना टैलेंटेड नहीं था। उसके बाद अकबर बड़े टैलेंटेड हुए, राष्ट्रीय राजा के रूप में जाने गए। अकबर देखोगे तो शुरू से अनपढ़ राजा थे, जंगलों में उनका जीवन बीता। तो अकबर नहीं चाहते थे मेरा जो बेटा है उनका भी क्या बोलते लाइफ क्या हो, थोड़ा सा मतलब लो रहे। तो वो शुरू से सोच रहे थे कि मेरे बेटे की लाइफ क्या रहे, मतलब बहुत अच्छी रहे।
हाँ तो इस तरह से देखोगे तो जहांगीर शुरू से बचपन से चांदी के चम्मच में पैदा हुए और लाइफ उनकी बड़ी लग्जरी थी, लाइफ स्टाइल बहुत हाई थी। और देखोगे तो जहांगीर सबसे ज्यादा स्मार्ट हैंडसम, देखोगे तो सबसे ज्यादा स्मार्ट हैंडसम कौन दिखे तो लाइफ में तो जहांगीर दिखे। अब अकबर इनको प्यार से शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे और इनका निक नेम और देखोगे तो सलीम मिलता है, एग्जाम में बुक में देखोगे तो सलीम मिलता है। पर अकबर याद रखना, अकबर इनको शुरू से क्या बोलते थे, शेखू बाबा के नाम से फेमस हुए, मतलब अकबर इनको शेखू बाबू बोलते थे प्यार से। अब जहांगीर अल्टीमेटली राजा बने, हाँ ये याद रखना, मतलब याद नहीं रखना, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। अकबर जहांगीर ने बहुत सबसे ज्यादा विवाह किया था, मतलब 1600 विवाह किया था, 1600 शादी की थी। अब शादी करने का पहले पर्पस भी ये था कि बहुत सारा गिफ्ट विफ्ट मिलता था, बहुत सारे राज्य मिल जाते थे, इसलिए इन लोग बहुत ज्यादा शादी करते थे, मतलब शादी बहुत ज्यादा होता था। तो वैसे देखोगे तो पहले के राजा महाराजा का 300 400 500 के आसपास कॉमन था शादी होना। हाँ इस समय जहांगीर का विवाह देखोगे तो 1600 क्या हुआ था, 1600 के आसपास क्या हुआ था, विवाह हुआ था। हाँ और दूसरा चीज ये है, जहांगीर जितना ड्रिंक भी कोई नहीं किया, मतलब जहांगीर बहुत ज्यादा क्या करते थे, ड्रिंक करते थे। और यही था रीजन कि जहांगीर का साम्राज्य बहुत जल्दी क्या हुआ, समाप्त हो गया, मतलब ज्यादा वो शासन नहीं कर पाए जहांगीर, है ना। ड्रिंक बहुत करते थे, अब ड्रिंक करते थे मतलब क्या होगा अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं लीवर प्रॉब्लम करना ही। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। हाँ जहांगीर की मतलब जहांगीर ने क्या किया था, मतलब यमुना नदी के किनारे देखोगे तो क्या किया था, न्याय की जंजीर, मतलब एक बड़ा सा बेल घंटा टाइप लगा दिया था, बेल बन लगा दिया था, ताकि क्या हो, मतलब किसी को भी न्याय की जरूरत पड़े तो वो बेल को बजाए और क्या मिल जाए उनको, तुरंत न्याय मिल जाए। तो ये एक काम किया था, न्याय की जंजीर किसने लगाई थी, तो जहांगीर। हाँ जहांगीर के जीवन में देखोगे तो एक लड़की आई और पूरा जिंदगी में क्या की, भूचाल मचा के चली गई, है ना। हाँ उस लड़की का आप लोग नाम जानते हो, जिसका नाम क्या था, नूर जहां, है ना। एक्चुअल में नूरजहां नाम नहीं मिलता है इनका, कोई बताएगा नूरजहां का एक्चुअल नाम क्या था। मेहरून निशा, नाम सुने होगे आप लोग, हाँ, मतलब नूरजहां का एक्चुअल नाम मिलता है मेहरून निशा। हाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, इनका जो फेमस हुई थी जिस नाम से, नूरजहां। नूर जहां, नूरजहां। हाँ मेहरून निशा एक्चुअल देखोगे तो इनका एक्चुअल नाम है नूरजहां, ठीक है। मेहरून निशा इनका एक्चुअल नाम, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मेहरून निशा इनका एक्चुअल नाम मिलता है। हाँ अब ये हुआ, मेहरून निशा के बारे में थोड़ा सा कहानी बताना चाहूंगा। मेहरून निशा की इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ में आई और पूरा भूचाल मचा के चलेगी, ये भी बोल सकते हैं हम लोग एक तरफ से। अब जहांगीर तो एक फेमस राजा हुआ करते थे और एक्चुअल में अकबर की बेटी थे करके और ज्यादा फेमस हो चुके थे। वह ये मेहरून निशा, एक्चुअली इन लोग अफगानिस्तान वाले इलाके से भाग के आए थे। हाँ नूरजहां का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। नूरजहां कब आई थी इनकी लाइफ में, तो कब, 16 से 11 से लेके 1627 तक इनकी लाइफ में रही, ठीक है। सॉरी मतलब 1627 में डेथ हो गई थी, किसकी, जहांगीर की डेथ हो गई थी। हाँ इनके बारे में बताना चाहूंगा, इनके पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इनके पापा का नाम था मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास, मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग इनके पापा का नाम था, मम्मी का नाम था इनका असमत बेगम, नूरजहां की मम्मी का असमत बेगम, ठीक। मतलब नूरजहां का एक्चुअल नाम, मतलब नूरजहां के पापा का नाम था मिर्जा ग्यास बेग और मम्मी का नाम क्या था, असमत बेगम। इंपॉर्टेंट है। हाँ इनके भाई का नाम क्या था, तो क्या नाम था इनके भाई का नाम, कोई आंसर देना चाहेगा कमेंट सेक्शन में। बताइए, नूरजहां के भाई का नाम।
आसफ खान, हाँ सही बोले, नूरजहां के भाई का नाम क्या था, तो आसफ खान। आसफ खान, ठीक है, इनके एक्चुअल में भाई का नाम था। इनका भी आगे जाके देखोगे तो बहुत बड़ा क्या रहेगा, रोल रहेगा। हाँ, नूरजहां के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेहरुन्निसा, इन लोग अफगानिस्तान से आ रहे थे, मतलब बहुत ही गरीब, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन इन लोग की शुरू से खराब रही। मिर्जा ग्यास बेग, असमत बेगम। अब इन लोग कहाँ, अफगानिस्तान वाले रेगिस्तान वाले डेजर्ट वाले इलाके से कहाँ पे आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे। अब ये हुआ कि इन लोग एक ही की परवरिश कर सकते थे, या तो महरुन्निसा की परवरिश कर सकते थे, या तो असफ खान की परवरिश कर सकते थे। अब हुआ ये, अल्टीमेटली आप लोग देखोगे तो स्थिति खराब होने के कारण इन लोग महरुन्निसा मतलब नूरजहां को कहाँ पे छोड़ गए, रेगिस्तान में। छोटी सी बच्ची थी, रेगिस्तान में छोड़ के वापस आ रहे थे। तो लास्ट में देखोगे तो आधा किलोमीटर भी आए होंगे, तो असमत बेगम को लगा कि यार मेरी बेटी है, कहीं ना कहीं बचा लेना चाहिए, तो रोना होना शुरू की। तो मिर्जा ग्यास बेग और असमत बेगम लोग वापस कहाँ, रेगिस्तान वाले में देखे तो फन फैलाए, मतलब सांप देखोगे तो फन फैलाए, किसकी रक्षा कर रहा था, धूप से नूरजहां की रक्षा कर रहा था। ये स्टोरी आप लोग को थोड़ा सा बुक में मिलेगा। तो नूरजहां की क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था, ऐसा बुक में मिलता है। अब ये हुआ कि फाइनली अब नूरजहां को लाया गया, मिर्जा ग्यास बेग, असमत बेगम, आसफ खान इसका भाई, इन लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, लाइफ स्टाइल इन लोग की बढ़ी। मिर्जा ग्यास बेग को देखोगे तो जहांगीर के दरबार में काम मिल गया। आगे जाके देखोगे महरुन्निसा का जो विवाह हुआ था, मतलब पहला जो विवाह हुआ था वो कहाँ हुआ था, बंगाल के एक राजा थे, मतलब बंगाल के एक गवर्नर थे जिसका नाम था अली कुली बेग से इनका क्या हुआ था, एक्चुअल में विवाह हुआ था। किनका, मेहरुन्निसा, ठीक है, अली कुली बेग से इनका एक्चुअल में क्या हुआ था, विवाह हुआ। अली कुली बेग, शॉर्ट में लिख देता हूँ अली, है ना। इनका विवाह जो हुआ था, पहला विवाह जो हुआ था किनसे हुआ था, अली, अली कुली बेग, है ना। इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम, लाडली बेगम। लाडली बेगम इनका क्या हुआ था, बेटी हुई थी इनकी। अली कुली बेग और नूरजहां की मतलब पहली जो बेटी हुई थी लाडली बेगम। अब ये हुआ, कुछ दिनों बाद देखोगे तो क्या हुआ, जहांगीर ने किसकी हत्या कर दी, अली कुली बेग की हत्या कर दी, मतलब महरुन्निसा के पति की हत्या कर दी। तो नूरजहां रोने लग गई कि मेरा परवरिश कौन करेगा, मेरे पति को तुमने मार दिया, हत्या कर दी, तो अब मेरा क्या होगा, भविष्य मेरा अंधकार में है, मैं बर्बाद हो गई। तो जहांगीर बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा इतना बड़ा दरबार है, तो आप कहीं भी क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो जहांगीर की जो मम्मी थी, जिनका नाम था उस समय, हाँ सलीमा बेगम, मतलब जहांगीर की जो मम्मी थी उनका नाम था सलीमा बेगम। तो उनके दरबार में बना दिया गया, मतलब उस समय ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, ब्यूटी पार्लर बोल सकते हैं हम लोग, बाल वाल बनाने का काम करती थी। तो नूरजहां अल्टीमेटली सलीमा बेगम की हेल्प वेल्प करने, मदद उदद करने उनका हेल्प करती थी, मतलब एक दास थी, गुलाम थी। तो इस तरह से, बट एक न्यू ईयर में, मतलब नए साल के दिन एक्चुअली नूरजहां तैयार हुई थी, जहांगीर को लगा यार लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है, इससे क्या कर लेना चाहिए, विवाह। आगे जाके देखोगी तो जहांगीर और नूरजहां का क्या हो गया, विवाह हो गया। जहांगीर और नूरजहां का विवाह हुआ, और यही इनकी लाइफ का क्या था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1611, मतलब 1611 में देखोगे तो जहांगीर और किसका हुआ था, नूरजहां का विवाह हो गया। हाँ ये याद रख लेना, जहांगीर ने महरुन्निसा को सबसे पहला क्या नाम दिया, तो नूर महल। नूर महल इसलिए बता, नूर मतलब होता है चमकना, महल मतलब हुआ है, महल मतलब ये होता है महल को रोशन करने वाला, नूर मतलब महल को चमकाने वाला, मतलब इनको जो पहला टाइटल दिया था नूर महल। बाद में देखिए जब पूरी लाइट बुझने के बावजूद, मतलब पूरा अंधेरा होने के बावजूद महरुन्निसा बहुत ज्यादा चमक रही है, तो उन्होंने इनको बोल दिया नूर जहां, मतलब सारे जहान को, मतलब पूरे दुनिया को रोशन करने वाली कौन, नूर जहां। तो बाद में इनका जो नाम पड़ा, जो फेमस हुई किनके नाम से, नूर जहां के नाम से आगे जाके क्या हुई, फेमस। इस समय तक सब सही चल रहा था। अब नूरजहां अल्टीमेटली यहाँ का मतलब इनकी मेन पटरानी बन चुकी थी जहांगीर की। हाँ इस समय मिर्जा ग्यास बेग भी यहीं पे थे, असमत बेगम भी यहीं पे थी। असमत बेगम के एक बारे में क्वेश्चन पूछता है कि फूलों से इत्र बनाने की, मतलब इत्र जो है, मतलब ही हैज डिस्कवर्ड इत्र फ्रॉम फ्लावर। मतलब आप लोग देखोगे फूलों से इत्र बनाने की विधि का जो आविष्कार किया था, किसने किया था, असमत बेगम। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कोई कोई एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। तो इन्होंने इत्र बना लिया था, कौन, असमत बेगम ने, मतलब फ्लावर से क्या किया था, इत्र बना लिया था। इत्र मतलब वही फॉग बोलते हैं ना, क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वही वाला।
ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर किया था अल्टीमेटली। तो फूलों से इत्र बनाने का खोज किया था, मतलब ही हैज डिस्कवर्ड इत्र फ्रॉम फ्लावर बोल सकते हो आप लोग। तो इसकी खोज कर ली थी। यहाँ तक सब सही चल रहा था, मतलब नूरजहां का विवाह हुआ, पटरानी बनाया, तो मिर्जा गयास बेग ऑलरेडी इनके दरबार में थे, असमत बेगम और आसफ खां को बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया गया, मतलब इसके जहांगीर के दरबार में। अब ये दिक्कत ये हो रहा था कि जहांगीर एक्चुअल में बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। अब नूरजहां को पता चल गया था कि यार जहांगीर पूरी तरह से क्या है, मेरे ऊपर पूरी तरह से लट्टू है, तो क्यों ना पूरी तरह शासन को क्या किया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। अब ये हुआ कि जहांगीर सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया, शासन पे पूरी तरह से कंट्रोल अगर देखोगी तो किसका था, तो किसका था, पूरी तरह से नूरजहां का पूरी तरह कंट्रोल था। हाँ, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए कौन आते थे, जहांगीर आते थे, बाकी पूरी तरह से शासन कंट्रोल करके रख लिया था कौन, नूरजहां। हाँ, अब देखो देखो आप अब आगे देखोगे तो कौन, हमारे आसफ खां। आसफ खान की बेटी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, नाम सुने होंगे। आसफ खान की अगर बेटी का नाम देखोगे तो क्या नाम था, तो अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खान, ठीक। हाँ, इनकी जो बेटी थी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, एक्चुअल में नाम था, आगे जाके जो फेमस हुई थी, किस नाम से फेमस हुई थी, मुमताज के नाम से फेमस हुई थी। मुमताज के नाम से इनकी बेटी बहुत फेमस हुई। मुमताज, यहाँ से थोड़ा सा इनके लाइफ में चेंजेस आएंगे, टर्निंग पॉइंट आएगा। हाँ, इनके जो मेन मेन बेटे थे, जिसका नाम था, सबसे बड़ा बेटा जिनका नाम क्या था, खुर्रम, नाम सुनोगे आप लोग, खुर्रम। जहांगीर के जो मेन मेन बेटे देखोगे तो कौन थे, खुर्रम, ठीक है, बड़ा लड़का था। उनके बाद देखोगे तो कौन था, खुसरो। नाम थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, थोड़ा उर्दू टाइप नाम है, ठीक है। खुशरू, ठीक है, लिखते खुशरू है हम लोग। उसके बाद परवेज, तीसरा लड़का कौन था, परवेज। हालांकि देखोगे 16 को शादी किया था, तो बहुत सारे बच्चे थे, पर मेन मेन जो पढ़ना हम लोग को, चार के बारे में पढ़ना, परवेज, ठीक। लास्ट जो इनका बेटा था कौन था, हमारा शहरयार, ठीक है, शहरयार, ठीक है। अब ये हुआ, आसफ खां को लग रहा था, मतलब नूरजहां के भाई को लग रहा था, जैसे जैसे मेरी बहन मतलब नूरजहां शासन कर रही, वैसी मेरी बेटी, मतलब कौन, अर्जुमन बानो बेगम, जो आगे जाके मुमताज बनी, वो भी ऐसी क्या बने, मतलब रानी बने, है ना, मतलब फेमस रानी बने, शासन उसके पूरी तरह से कंट्रोल में हो। तो उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली मुमताज के लिए एक बड़ा अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश की, बोले कि यार मैं इसका बहुत अच्छी जगह शादी करने का सोच रहा हूँ करके। तो नूरजहां बोली कि जरूर, बड़े बड़े राजा को बुलाएंगे पूरे वर्ल्ड से, और उनका क्या करेंगे, स्वयंवर करेंगे। तो हुआ ये, क्या बोलते हैं, मुमताज मतलब हुआ ये, अ, आसफ खां का जो पसंद था, मतलब जहांगीर का एक बेटा जिसका नाम था खुर्रम, वो उसको बहुत पसंद था, जो आगे जाके किस नाम से जाने गए, शाहजहां के नाम से जाने गए। मतलब खुर्रम का एक्चुअल नाम था, मतलब खुर्रम जो गद्दी पे बैठे तो उनका नाम था शाहजहां। शाहजहां के नाम से ये गद्दी में बैठे थे। शाहजहां के नाम से ये गद्दी में बैठे थे, ठीक है। तो कौन बैठे थे, खुर्रम बैठे। अब देखो क्या हुआ, आसफ खान ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। हालांकि नूरजहां मना कर रही थी, विरोध कर रही थी कि मुमताज का शादी किससे, खुर्रम से मत करो, मतलब मुमताज का शादी किससे मत करो, शाहजहां से मत करो।
पर आसफ खान जिद पे अड़ गए कि नहीं, ये बहुत ही मतलब टैलेंटेड लड़का है, मैं इससे इसे क्या करूंगा, विवाह करूंगा। अब जिसके कारण क्या होगी थी, नूरजहां कहीं ना कहीं नाराज हो गई। हाँ, गड़बड़ तब हुआ मिर्जा ग्यास बेग और असमत बेगम को जब अल्टीमेटली 1622 के आसपास देखो, डेथ होने के बाद दोनों भाई बहन में आपस में क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। आसफ खान और नूरजहां के बीच में फूट पड़ गई। अब 1622 मतलब 622 एडी के आसपास देखोगे तो नूरजहां और आसफ खान के बीच में क्या हुआ, विरोध हो गया। क्योंकि एक तो नूरजहां चाहती नहीं थी मुमताज का विवाह किससे हो जाए, खुर्रम से हो जाए, है ना। और आसफ खान बोल दिया था कि जहांगीर के बाद मतलब भविष्य में जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, खुर्रम बनेगा। तो नूरजहां नाराज हो गई थी। उनका ये कहना था कि भैया मेरा पति जैसा भी हो, मतलब मेरा हस्बैंड जैसा भी हो, ड्रिंक करता है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी, पर शासन कौन करेगा, किसको बैठाना है गद्दी पे, ये मैं डिसाइड करूंगा, ये आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं। तो अब नूरजहां को ये डर था कि कहीं ना आसफ खान किसको गद्दी पे बैठा दे, खुर्रम मतलब शाहजहां को गद्दी में ना बैठा दे। इसलिए नूरजहां का जो पहला विवाह हुआ था जिसका नाम था लाडली बेगम, उन्होंने क्या किया, लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के एक और बेटे से जिसका नाम क्या था, शहरयार, उससे क्या किया, इनका विवाह कर। ये लाडली बेगम, लाडली बेगम, लाडली बेगम का विवाह कर दिया शहरयार, और घोषणा कर दी जहांगीर के बाद मतलब 1627 में घोषणा कर दी, जहांगीर के बाद जो राजा बनेगा कौन बनेगा, शहरयार। आसफ खान मतलब कौन, नूरजहां के भाई को बहुत नाराज हुआ, मतलब बहुत नाराज हुए कि यार ये तो गलत हो गया, है ना। इन्होंने घोषणा कर दी शहरयारी क्या बनेगा, राजा बनेगा। आसफ खान नाराज हो गया और जहांगीर के मरने के बाद, मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 1627 में, है ना, इन्होंने सारे मतलब जहांगीर के बेटे की हत्या कर दी, मतलब किसकी, खुसरो, परवेश, शहरयार, इन सब की क्या कर दी, हत्या कर दी। और बोला अगला जो राजा बनेगा कौन बनेगा, खुर्रम, खुर्रम ही बनेगा। नूरजहां हालांकि इसका विरोध कर रही थी, तब उन्होंने अपनी बहन मतलब नूरजहां को कहा था कि देखो तुम मेरी सिस्टर हो, मतलब बहन हो, इसलिए मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, बख्श दे रहा हूँ, ताकि भविष्य में इतिहास में ये ना कहा जाए कि भाई ने बहन को मार दिया। इसलिए तुम क्या करो, इंटरफेयर मत करो, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आप कहाँ चले जाओ, लाहौर। लाहौर मतलब क्या, कहाँ की बात करो मैं, पाकिस्तान। तो इनको अल्टीमेटली 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद, मतलब जहांगीर का मालूम है मकबरा कहाँ पे, तो कहाँ पे हमारा जहांगीर का मकबरा, लाहौर। लाहौर मतलब देखोगे तो पाकिस्तान, जहांगीर का मकबरा देखोगे तो कहाँ पे, लाहौर। लाहौर में इनका मकबरा है। वहीं पे किसको भेज दिया गया, अल्टीमेटली नूरजहां को भेज दिया, बोले कि जाओ, यहाँ दिल्ली आगरा में रहने की जरूरत नहीं और आपको पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। और अल्टीमेटली 1627 के बाद खुर्रम मतलब शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठा, और शाहजहां के नाम से इनको गद्दी में बैठाया गया, किसको, शाहजहां मतलब खुर्रम को गद्दी पे बैठाया गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी मिलेगी। हाँ, ये याद रखना, जहांगीर को पेंटिंग का बड़ा पसंद था। हाँ, और पेंटिंग्स बहुत बनाते थे। तो इनके काल को अगर देखोगे तो पेंटिंग का काल भी बोल सकते हैं, मतलब चित्रकारी का स्वर्ण युग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय बड़े बड़े पेंटर लोग को रखा था, जहांगीर अपनी पिक्चर्स बनाते रहता था, उनको बहुत ज्यादा शौक था। तो ये एक आप लोग को चीजें मिलेंगी। ठीक है, जहांगीर का जो मकबरा है तो ये कहाँ पे, तो कहाँ पे, लाहौर। और अल्टीमेटली जहांगीर को कहाँ भेज दिया गया था फिर, लाहौर भेज दिया गया। ठीक, तो ये लाहौर चले गए। अब इनके बाद जो राजा बने थे, शासक बने थे, वो कौन बने थे, हमारे शाहजहां। तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। इनका टाइम पीरियड मिलता है 1620, मतलब हाँ इनका टाइम पीरियड मिलता है 1628 से 1658। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, 1658, हाँ। हाँ, इन्होंने जहांगीर के बारे में अगर आप लोग देखोगे ना, हाँ आप लोग, अच्छा क्वेश्चन आया है हर्ष की तरफ से। हाँ, आप लोग जो बात कर रहे हो कि
जहांगीर के काल में देखोगे ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी एक्चुअल में देखोगे तो। खैर पर मैं उसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री और इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा ना तो आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाओगे, मतलब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर हिस्को और हिस्ट्री तो वो ना, मैं ब्रिटिश जब पढ़ाऊंगा ना, ब्रिटिश लोग कैसे है तब मैं उसके बारे में क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो हालांकि देखोगे तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ठीक है, परमिशन लेने आ गए थे जहांगीर के टाइम, ठीक। हाँ मैं बात कर रहा था किसकी, शाहजहां की बात कर रहा था। शाहजहां का एक्चुअल वाइफ का नाम था देखोगे तो अर्जुमन बानो बेगम इनकी वाइफ का नाम था। और आगे जाके ये मुमताज के नाम से क्या हुई थी, फेमस हुई, मुमताज। अब देखोगे 14, मतलब 14 नंबर का जब बेबी होने वाला था किसका, मुमताज का, तब इनकी अल्टीमेटली क्या हुई, डेथ। हाँ इनके अब 14 बच्चों के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। हाँ इनके जो हम लोग को 4 बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली होता ही है ना, 1631 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बस 10 मिनट और चलेगा, 10-15 मिनट तक चलेगा, फिर उसके बाद फिर ओवर करते हैं क्लास, ठीक है। शाहजहां और ज्यादा से ज्यादा औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, क्लास ओवर करेंगे, ठीक है, 10-15 मिनट क्लास और चलेगी। अब देखो शाहजहां की मैं बात कर रहा हूँ, शाहजहां की जो वाइफ का नाम था मुमताज, मुमताज की 1631 में क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो शाहजहां की फेवरेट रानी रहती है, जिसके कारण शाहजहां क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और 1631 में फिर ये क्या बना देते हैं, ताजमहल का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो बोलते हैं ना, ताजमहल में देखोगे तो ताजमहल में ही मकबरा किसका है, मुमताज का मकबरा है। बाद में आगे जाके देखोगे तो शाहजहां को भी वहीं दफनाया गया था, ताजमहल में। हाँ इनके जो बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, 4 बच्चे के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है वो। तो मेन मेन 4 हुए थे इनके बच्चे, जो सत्ता के लिए क्या किया, आगे जाके लड़ाई की, मतलब है ना। बड़ा लड़का जो था, सबसे बड़ा लड़का था जिसको शाहजहां राजा बनाना चाहते थे, जिनका नाम था दारा, ठीक है, दारा। दूसरा एक बेटा था जिनका नाम था सूजा, ठीक है। तीसरा जो एक बेटा था जिसका नाम था मुराद। चौथा एक बेटा जो आप लोग जानते हो आगे जाके राजा जो बने, जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब, ये क्या बने, आगे जाके राजा बने। इनके बीच में कैसे कैसे युद्ध हुआ, सत्ता को लेके, संघर्ष को लेके, वो थोड़ा सा पढ़ना है ना। तो एक्चुअली शाहजहां ने मुमताज की याद में क्या है, ताजमहल बनाना शुरू कर दिया था, है ना। तो वो पूरा इंजीनियर के नाम से फेमस हुए, इंजीनियर किंग भी जाने गए, मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी बोला गया। तो इंजीनियर किंग के नाम से भी फेमस हुए हमारे कौन, शाहजहां। मुमताज के लिए ताजमहल बनाना शुरू कर दिया था हालांकि। अब ये बोले कि मेरे मरने के बाद, मतलब मेरे मरने के बाद जो अगला जो राजा बनेगा, कौन बनेगा, दारा। मतलब ये बोल दिए थे कि ये मेरे मरने से पहले किसको बना देना, हम लोग को राज्यभिषेक कर देना। हाँ ये याद रख लेना। थोड़ा सा कहानी बताना चाहूंगा, इन लोग के बीच में घटना कौन सी घटी थी। अब हुआ ये अल्टीमेटली, मुमताज की जल्दी डेथ हो गई, 1631 में डेथ हो गई। अब जो इनके जो बेबी थे, इनका पालन पोषण कौन करेगा, रख रखाव कौन करेगी, ये एक टेंशन था। तो आप लोग देखोगे जहांगीर की जो पहली, मतलब जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, इन लोगों को कहाँ भेज दिए थे, लाहौर में भेज दिए थे। अब नूरजहां बेचारी लाहौर में थी। अब मुमताज की डेथ होने के बाद ये समस्या थी कि इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा। तो इन लोग, मतलब दारा, सूजा, मुराद, औरंगजेब को परवरिश के लिए कहाँ भेज दिया गया, नूरजहां के पास भेज दिया, मतलब कहाँ पे, लाहौर भेज दिया गया। अब लाहौर भेजे तो नूरजहां ने औरंगजेब को समझाया, क्योंकि मतलब औरंगजेब को बोला कि तुम्हारे पापा के कारण ही क्या हुआ, सारे समाज में लड़ाई हुआ, और मुगल साम्राज्य आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बंटवारा हो गया। तो औरंगजेब को बचपन से भड़काया गया था, मतलब किसने, नूरजहां ने बचपन से भड़काया था, जिसके कारण औरंगजेब सबसे ज्यादा जो चिढ़ते थे, किसको पसंद नहीं करते थे, शाहजहां को बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्योंकि नूरजहां उनको इतना भड़काई थी, कि इतना उनको वो की थी, कि वो नाराज हो गए थे कहीं ना कहीं शाहजहां से। अब शाहजहां बोले कि मेरे मरने के बाद अगला जो राजा बनेगा मेरा बड़ा लड़का बनेगा, मतलब कौन, दारा। पर इनसे पहले क्या किया था, इनको गवर्नर, मतलब जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इनको वापस कहाँ, दिल्ली में लेके आ गए, मतलब दिल्ली आगरा में लेके आ गए। तो दारा को जो दिल्ली का गवर्नर बना दिया गया था। सूजा को देखोगे तो कहाँ, राजस्थान तरफ का गवर्नर बना दिया गया था। मुराद को देखोगे तो किधर, इधर यूपी बिहार तरफ वाला इलाके के गवर्नर बनाए थे। औरंगजेब को देखोगे तो साउथ का गवर्नर।
हमेशा एग्जाम में पूछता है औरंगजेब कहाँ के गवर्नर थे जब शाहजहां क्या करते गद्दी पे बैठे, तो हमेशा याद रखना साउथ के गवर्नर थे कौन हमारे, औरंगजेब। ये थोड़ा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब देखो 1658 के आसपास शाहजहां ने घोषणा कर दी कौन, दारा क्या बनेगा अगला राजा बनेगा, जिसके कारण चारों भाइयों में आपस में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, दारा और सूजा के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, 1658, 1658 ये पहला युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ बिटवीन किसके किसके बीच हुआ था, तो किसके किसके बीच, दारा और सूजा के बीच में हुआ। हाँ ये याद रखना, ये युद्ध कौन जीत गए थे हमारे, दारा जीत चुके थे, ठीक है। पर दारा बोले यार छोटा भाई है इसलिए तुमको क्या कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। सेकंड सेकंड देखोगे तो औरंगजेब को समझ में आ गया कि यार सत्ता इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं, मतलब दारा को मारना इतना आसानी से नहीं। तो औरंगजेब ने मुलाकात कर लिया, मतलब मुराद से मुलाकात की, दोनों इकट्ठा हुए। औरंगजेब बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम क्या बन जाओ, राजा बन जाओ, मतलब मुराद को बोले तुम राजा बन जाओ, पर आप अकेले राजा नहीं बन सकते, मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और हम दोनों भाई मिलकर क्या करते हैं, दारा और सूजा को मारते हो और क्या बन जाते हैं, आप राजा बन जाओ, मैं आपका क्या बन जाऊंगा, सेनापति बन। तो दोनों मुलाकात कर लिए। और देखोगे तो मेन युद्ध हुआ था कौन सा, 1658 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ धर्मत। एक प्लेस है जहां पे युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ धर्मत का युद्ध। बैटल ऑफ धर्मत, ठीक है। हाँ ये याद रखना किसके किसके बीच हुआ था, एक तरफ देखोगे तो कौन थे हमारे, दारा, और अपोजिट में कौन थे, दो लोग लड़ रहे थे, एक औरंगजेब और दूसरा कौन इसके भाई सपोर्ट में था, मुराद। दोनों एक साथ थे, ठीक है। फाइनली इन लोग किसको हरा दिए, तो किसको हराए थे, दारा को हरा दिए थे, पर मारे नहीं थे, हमेशा याद रखना। तो क्या नहीं किए थे, इनको मारे बिल्कुल नहीं थे। अब देखो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद तीसरा युद्ध हुआ इनका, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सामूगढ़, ये भी 1658 में हुआ था। बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़, सामूगढ़, ठीक है। हाँ किसके किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पे देखोगे तो कौन थे हमारे, दारा, और अपोजिट में कौन थे, औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है। और इनके साथ मालूम है कौन थे, मुराद। हाँ ये युद्ध भी कौन जीत गया, हमारे औरंगजेब जीत चुके। अब इसके बाद देखोगे फोर्थ नंबर का युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं लोग बैटल ऑफ, जिस प्लेस में जिस गांव में युद्ध होता था ना उसका नाम रख देते थे एक्चुअल में अपन, और कुछ नहीं। ये जो देख रहे हो ना, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़, ये सब प्लेस का नाम है, जगह का नाम। थोड़ा अजीब टाइप लगता है कि यार अभी तो अपन सुन नहीं रहे, पर ये जिस गांव में होता था, जिस मैदान में होता था, उसका नाम रख देते थे, ठीक है। ये हुआ था हमारा 1659 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ, बैटल ऑफ खजुआ, एक जगह है, थोड़ा अजीब टाइप नाम लगेगा, खजुआ, ठीक है। हाँ किसके किसके बीच हुआ था, तो सूजा और ये हुआ था किसके बीच में, सूजा और हुआ था किसके बीच में, औरंगजेब। एक मिनट, ठीक है। और कौन थे इनके साथ, मुराद। ये युद्ध भी कौन जीत गया, तुम लोग, औरंगजेब और मुराद। हाँ ये याद रखे ना, इसी युद्ध में मारा गया था किसको, मतलब बैटल ऑफ खजवा में किसको मारे फाइनली, सूजा को मारा गया था, ठीक है, इस युद्ध में मारा गया था। और इसके बाद लास्ट एक युद्ध हुआ था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ देवरिया, ये भी 1659 में हुआ था।
इसको बोलते बैटल ऑफ देवरिया, बैटल ऑफ देवरिया। और देवरिया के युद्ध में फाइनली देखोगे तो किसको मारा गया, तो किसको, दारा को मारा गया, देवरिया। हाँ, ये हुआ था दारा और इसके बीच में हुआ था, औरंगजेब और मुराद, मतलब एक साथ थे। तो ये औरंगजेब, ठीक है। और इस युद्ध में फाइनली किसको मारा गया था, दारा को मार दिया था। मतलब दो लोग मर चुके हैं, देखो कौन कौन मर, किनकी किनकी डेथ हो गई। तो एक दारा की डेथ हो गई, और दूसरा देखोगे तो किसकी डेथ हो गई, सूजा की डेथ हो गई। बचे कौन हमारे, मुराद और औरंगजेब। अब औरंगजेब बोले भाई, मतलब मुराद को बोले यार आप आराम से सो जाओ, आपका राज्याभिषेक का घोषणा करते हैं, और उसके बाद क्या बना देना, आप मेरे को सेनापति बना दे। जैसी रात में विश्राम करने गया, औरंगजेब किसको मार दिया, मुराद को मार दिया। और अल्टीमेटली, और किसने, औरंगजेब ने अपने नाम से क्या किया, राज्याभिषेक हुआ, है ना। कब, 1650 में। हालांकि इनके पापा ने विरोध किया था, कौन, शाहजहां ने, कि तुमने गलत किया अपने भाइयों को मार के। बट शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना लिया, और अल्टीमेटली क्या बन गया, मतलब राजा बन गया। तो इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, औरंगजेब के बाद पढ़ेंगे, ठीक। तो ये लास्ट, हाँ, शाहजहां का मकबरा अगर देखोगे तो कहाँ पे, तो कहाँ पे कोई बताना चाहेगा, शाहजहां का मकबरा वही एक ही जगह हो सकता है, कहाँ पे, मुमताज जहाँ पे, तो कहाँ पे, आगरा, मतलब ताजमहल, ठीक है, ठीक है। ताजमहल में भी इनको भी, इनका मकबरा है शाहजहां का। इसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा, औरंगजेब। क्लास आज काफी लंबी हो गई क्या, औरंगजेब कर ले लास्ट, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास। क्लास ओवर करें कि कंटिन्यू रखें, कमेंट सेक्शन में बता दो आप लोग। ओके ठीक है फिर, ठीक है फिर क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू। और कल रहेगी क्लास हमारी, नहीं कल नहीं रहेगी, अब शायद हो सकता है, आई थिंक मंडे को रहे, ठीक। ओके थैंक यू।